बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए क्लासें यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम लोगों से जुड़िए, कमेंट कीजिए, और या तो आप हमारी साइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या आप मेरे को सीधे डायरेक्ट भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें हमारे यहाँ व्हाट्सअप नंबर आपको मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में कि सिलेबस की, क्योंकि अगर आपका सिलेबस अच्छा है, आपकी रणनीति अच्छी है, तो आप बेशकली अच्छे मार्किंग यहाँ पर ला सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी में कि हमारे सिलेबस में हमको फर्स्ट ईयर में पढ़ना क्या है। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट में हमारे यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड। यहाँ पर हमारे प्रत्येक पेपर 40 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का, यानी आपको पेपर फर्स्ट के लिए 40 मार्क्स, पेपर सेकंड के लिए 40 मार्क्स और पेपर थर्ड के लिए 40 मार्क्स, यानी टोटल हमको 120 मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ हमारे पास में यहाँ पर 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी है, जो कि इस पेपर थर्ड वाले बुक में एलपीपी में से ही शामिल किया गया है, यानी आपकी 120 नंबर की थ्योरी और 30 नंबर का जो है प्रैक्टिकल, यानी आपके टोटल 150 मार्क्स जो हैं वो मैथमेटिक्स के अंतर्गत मार्किंग की गई है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको यूनिट्स में से पढ़ना क्या क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे तीनों ही पेपरों में 5 यूनिट को शामिल किया गया है और प्रत्येक यूनिट से हमको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से हमको 1 अटेम्प्ट करना है। और प्रत्येक यूनिट जो है वो हमारे 8 मार्क्स की है, 8 मार्क्स, यानी 8 मार्क्स जो हैं वो अगर 5 यूनिट से मल्टीप्लाई किए जाए तो हमारे होते हैं टोटल 40 मार्क्स, यानी प्रत्येक यूनिट 8 नंबर की है, जिसमें हमारे प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और प्रत्येक 2 क्वेश्चन में से हमको 1 अटेम्प्ट करना है। अगर आप दोनों करते हो तो आपके दोनों क्वेश्चनों में आपको कोई मार्किंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट जो है वो है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यानी कि विविक्त गणित। विविक्त गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो एक अलजेब्रा का पार्ट है और इसमें हमारे 5 यूनिट्स को शामिल किया गया है, जिसमें से हमारी फर्स्ट यूनिट है सेट्स, यानी कि समुच्च। यूनिट सेकंड जो है वो है हमारी बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा यानी बूलियन बीजगणित। यूनिट थर्ड की हम बात करें तो यूनिट थर्ड में हमारे शामिल किया गया है ट्रुथ टेबल को, सत्य सारणी। इसका एक क्वेश्चन हमारे बिल्कुल निश्चित शामिल है ट्रुथ टेबल का, सत्य सारणी, जो हमारे आगे जाके अगर आप एमएससी करते हो तो वहां तक भी आपके ये काम आएगी। यूनिट फोर्थ की अगर हम बात करें तो यूनिट फोर्थ में हमारे शामिल किया गया है ग्राफ थ्योरी, और यूनिट फिफ्थ जो है, यूनिट फिफ्थ में हमारे शामिल किया गया है ट्री थ्योरी। तो इस तरीके से आपकी इन 5 यूनिट्स में से प्रत्येक में से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 1 अटेम्प्ट करना है। अब हम पेपर सेकंड की बात करते हैं। पेपर सेकंड जो है वो यहाँ पर है हमारा कैलकुलस, यानी कि कलन, जिसमें हमारे 2 बुक्सों को शामिल किया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इंटीग्रेशन, यानी कि आपके अवकलन गणित और समाकलन गणित। अवकलन गणित और समाकलन गणित में अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो डिफरेंशिएशन में से हमारे फर्स्ट यूनिट जो है वो सीरीज को शामिल किया गया है, यानी कि श्रेणी। यूनिट सेकंड की अगर बात करें तो हमारे इसमें 3 एक्सरसाइजों को शामिल किया गया है, आपकी पेडल इक्वेशन यानी कि पदिक समीकरण, आपकी कर्वेचर यानी कि वक्रता, और तीसरी आपकी एक्सरसाइज इसमें शामिल की गई है पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि आंशिक अवकलन। यानी हमारी 3 एक्सरसाइज होती है यहाँ पर, वक्रता, आंशिक अवकलन और पदिक समीकरण। यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें तो यूनिट थर्ड जो है इसमें हमारे 2 एक्सरसाइजों को शामिल किया गया है। एक तो हमारी एजेम्प्टॉर्स अनंत स्पर्शियां और दूसरी हमारी शामिल की गई है इसमें एनवलप। फोर्थ यूनिट हमारी जो है इंटीग्रेशन से ली गई है इसमें, और फोर्थ यूनिट में हमारे शामिल किया गया है
डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन और बीटा गामा फंक्शन। और यूनिट फिफ्थ जो है, इस यूनिट फिफ्थ में हमारे शामिल किया गया है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। इन 5 यूनिट में से ही आपको प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। और प्रत्येक यूनिट से जो हमको मार्किंग मिलेगी वो होगी 8 मार्क्स की, 8 मार्क्स की, यानी टोटल हमको यहाँ पर मिलते हैं 40 मार्क्स। अब हम बात करते हैं पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड में हमारे 2 बुक्स को शामिल किया गया है, एक तो 3D और एक हमारी LPP, यानी कि 3 डायमेंशन यानी त्रिविमीय ज्यामिति, और LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं, जो कि आपके MSc तक में आपके काम आएगी। अब इसमें यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें से हमको ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि 40 मार्क्स का हमको यहाँ से थ्योरी मिलती है और 30 मार्क्स का हमको यहाँ से प्रैक्टिकल मिलता है। यानी इस पेपर को अगर गौर से देखा जाए तो ये टोटल पेपर हमारा 70 मार्क्स यानी 70 मार्क्स हमको यहाँ से दिलवाता है। इसमें अगर यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग की 4 यूनिट्स जो हैं वो 3D में से शामिल की गई है। आपकी फर्स्ट यूनिट में पहली है पोलर इक्वेशन, यानी कि आपको रैखिक समीकरण में से क्वेश्चन दिया जाएगा। यूनिट सेकंड जो है आपकी, यूनिट सेकंड में आपको शामिल किया गया है 2 एक्सरसाइजों को, एक तो स्फीयर और एक कॉन, यानी कि आपके गोला और शंकु। इसके अलावा यूनिट थर्ड जो है, इसमें आपकी शामिल किया गया है यूनिट थर्ड में केवल सिलेंडर, एक अकेली एक्सरसाइज है और अकेले के दम पे आपको 8 नंबर दिलवाएगी आपके बेलन। यूनिट फोर्थ की अगर बात करें तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है हमारी, और छोटी सी एक्सरसाइज हमको 8 नंबर दिलवाती है, जनरेटिंग लाइंस, जनरेटिंग लाइंस यानी कि जनक रेखाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट यूनिट, तो लास्ट यूनिट हमारी है LPP, जिसमें हमारे 2 एक्सरसाइजों को शामिल किया गया है, एक तो ग्राफ थ्योरी और एक सिंपलेक्स मेथड को। और इससे ही आपको जो है आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी यहाँ से मिलता है। चलिए आज हम अब सबसे पहले बात करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं हम छोटा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हमारा, छोटा है पर ये एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए। ये आपको एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मेजर क्वेश्चन जो है वो उनको जरूर देगा। हम बात करते हैं फेडरल इक्वेशन की, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम पदिक समीकरण। देखो सबसे पहले मेन बात तो ये है कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक के हम बारे में हम जानना चाहते हैं, भाई जिसके बारे में हम जान रहे हैं और उसके बारे में हमको नहीं पता, तो इसका मतलब कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं हम उसका रट्टा लगा रहे हैं। रट्टा लगाने से हमको ना तो पढ़ाई में कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है और ना ही हमारा आगे का ज्ञान बड़े होने वाला है। तो हम सबसे पहले सीधी सी बात करें कि भाई ये जो दे रखा है ये पदिक समीकरण, ये पेडल इक्वेशन है क्या? तो पेडल इक्वेशन के लिए भाई मैं सीधी सी भाषा में अगर रटा रटाया बोल दूं कि भैया P और R के मध्य में एक इक्वेशन ऐसी बनाओ जो इनके बीच में रिलेशन बना दे, तो ये पेडल इक्वेशन होती है। लेकिन ये है क्या, कहाँ से आई पेडल इक्वेशन? तो इसके लिए चलिए हम चलते हैं आपके छोटे से बचपन वाली क्लासों में, जूनियर सीनियर में, और वहाँ से हम एक छोटी सी बात करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि अगर हम किसी प्लेन पे अगर ये इतना सा पॉइंट लगा देते हैं, एक बिंदु लगा देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? जब तक इसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट से होते हुए, इस बिंदु से होते हुए अगर मैं एक लाइन इस तरीके से खींच देता हूँ, तो ये इस समय पर जब एक लाइन इससे खींची जा चुकी है तो ये हमारा बन जाता है ध्रुव, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पोल। और जिस पोल से, जिस ध्रुव से होकर ये एक स्थिर रेखा खींची गई है, ये एक लाइन खींची गई है, इसको हम बोलते हैं स्थिर रेखा या क्षैतिज रेखा या इनिशियल लाइन। अब हम बात कर रहे थे कि भाई हमें तो ये चाहिए, ये क्या है भाई, पदिक समीकरण कहाँ है, कैसे आए भाई?
भाई पढ़ रहे हैं पदिक समीकरण, पता नहीं कहाँ है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो वही ये है कि जब मैंने कहा कि हम गणित में ये जानते हैं किसी प्लेन में, किसी समतल में अगर मैं एक बिंदु को लेकर चलूं और इससे एक रेखा मैंने खींची है, तो इस स्थिर रेखा के सापेक्ष थीटा कोण बनाते हुए अगर मैं एक रेखा और खींचूं, कितना कोण बनाते हुए? थीटा। ये हमारी कौन सी रेखा? स्थिर रेखा। स्थिर रेखा के सापेक्ष एक रेखा कितना कोण बनाते हुए? थीटा कोण बनाते हुए अगर मैं खींचता हूं तो ये हमारी होती है ध्रुवांतर रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम वेक्टर रेडियस, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं आर से। इस इनिशियल रेखा के रेस्पेक्ट में, इस इनिशियल रेखा के सापेक्ष थीटा कोण बनाते हुए जो ध्रुवांतर रेखा खींची हुई है, इस ध्रुवांतर रेखा के किसी बिंदु P पर यदि मैं कोई वक्र खींचता हूं, कोई कर्व खींचता हूं, वक्र खींचता हूं, तो इस वक्र पर ये जो बिंदु है P और ये जो ध्रुवांतर रेखा है R, तो इन दोनों के मध्य में जो भी रिलेशन होगा, जो भी संबंध होगा, जो भी संबंध रिलेशन इन दोनों के मध्य में किसी इक्वेशन में स्थापित होगा, उसको हम बोलेंगे पदिक समीकरण। इसका मतलब अगर प्रश्न हमारे पास में ये आता है कि किसी प्रश्न में हमको दे दिया जाए कि इस मान का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हमारा निश्चित रूप से दिमाग में एक ही आइडिया हमको लेना है कि 100% P और R के अंदर ही सारे मान रहेंगे, बाकी थीटा, कोण, एंगल ऐसा कोई मान उसमें नहीं आएगा। P, R और केवल कांस्टेंट वैल्यूज, तो उसको हम बोलेंगे पदिक समीकरण। अब आप कहोगे कि सर जी बढ़िया, ये बात तो हो गई, R, P के मान हो गए, R वेक्टर आ गया, थीटा वेक्टर आ गया, ये R क्या चीज आ गई और थीटा की चीज आ गई, तो इनको हम बोलते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। तो अब हम आगे थोड़ी सी इसकी आगे की बात करते हैं। आई थिंक आपके ये पदिक समीकरण समझ में आया होगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें ध्रुवीय निर्देशांकों की। लेकिन ध्रुवीय निर्देशांकों से पहले भी मैं बात करता हूं एक तो कार्तीय निर्देशांक की, और उसके बाद मैं बात करूंगा ध्रुवीय निर्देशांक की। तो आप मेरे ख्याल से सबको पता होगा, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कार्तीय निर्देशांकों को, तो ये कार्तीय निर्देशांक जो होते हैं वो हमारे एक्स वाई होते हैं। जो कार्तीय निर्देशांक होते हैं हमारे एक्स वाई होते हैं। हमने जूनियर में भी पढ़ा है, हमने सीनियर में भी पढ़ा है, हमने 10th क्लास में भी हम जानते हैं कि हमारा एक्स अक्ष वाई अक्ष जो होते हैं हमारे कार्तीय निर्देशांकों को शो करते हैं। तो हम इसके लिए बात करते हैं, ये हमारा बिंदु, इससे होते हुए मैंने ये एक्स अक्ष खींचा, और ये हमारा वाई अक्ष, इसको बोलते हैं हम क्षैतिज, इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर। ये हमारी क्षैतिज रेखा और ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा, और इससे होते हुए मैं वही थीटा कोण बनाते हुए एक ध्रुवांतर रेखा से लंबवत रेखा और खींचता। तो हम ये जानते हैं x का जो मान होगा वो r cos थीटा के बराबर होता है, और y की जो वैल्यू होती है वो r sin थीटा के बराबर। यानी हमारा क्षैतिज रेखा जो है वो x अक्ष को प्रदर्शित करती है, और हमारी y रेखा यानी जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो हमारे y अक्ष यानी कि इसको व्यक्त करती है। अब हम बात कर रहे थे कि कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांकों में क्या अंतर है। तो अगर हम x और y के अंतर्गत निर्देशांकों को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये तो है हमारे कार्तीय निर्देशांक, और यदि हम r और थीटा में निर्देशांकों को व्यक्त कर रहे हैं तो ये है हमारे ध्रुवीय निर्देशांक, यानी हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब हम बात करें कि अगर हमारे पास में इक्वेशन ये हो कि हमको कार्टेशियन फॉर्म यानी कि कार्तीय निर्देशांकों में जो है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और उत्तर हमसे पूछे पोलर में, तो भाई सबसे मेन बात ये होती है कि अगर हमको कार्तीय निर्देशांकों को चेंज करना है ध्रुवीय निर्देशांकों में, और ध्रुवीय निर्देशांकों को अगर चेंज करना है
कार्तीय निर्देशांकों में तो किस तरेंगे, अर्थात हमारे पास में अगर कार्टेशियन फॉर्म को पोलर में लाना है या फिर पोलर को हमको लेकर जाना है कार्टेशियन फॉर्म में, तो मैंने यहाँ पर दो चीजें लिखी है कि x की वैल्यू बराबर होती है r cos थीटा के और y की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है r sin थीटा की। इसका मतलब अगर मैं x इक्वल टू r cos थीटा को यदि इक्वेशन फर्स्ट दूं और y इक्वल टू r sin थीटा को यदि इक्वेशन सेकंड दूं, तो अब अगर मुझे इन दोनों से r और थीटा की यानी इनको मुझे चेंज करना है ध्रुवीय निर्देशांकों में, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को यदि वर्ग करके अगर जोड़ दूं, वर्ग करके अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये बनता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और इन दोनों में से ही यदि मैं r स्क्वायर को ले लूं कॉमन, तो अंदर आएगा हमारे पास में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और ये तो हमारे बचपन वाली बात आ गई। बचपन वाली बात मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान लगभग सबको पता है, बचपन वाले बच्चों को पता है, छोटे बच्चों को पता है, आपको भी पता है कि भाई इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब हमारे पास में r स्क्वायर इक्वल टू आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यदि इस स्क्वायर को अगर मैं लेकर जाता हूँ सामने, इसका ट्रांसपोजिशन करता हूँ, इसका पक्षांतरण करता हूँ, तो r का मान होगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब यदि मुझे कार्तीय निर्देशांक को अगर ध्रुवीय निर्देशांक में लाना है तो r का मान निकालने के लिए मुझे अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब हम बात करें कि भाई मुझे निकालना है थीटा का मान। थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में दो इक्वेशंस हैं, एक तो इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 जो है हमारा, इक्वेशन सेकंड जो है, इसको डिवाइड कर देते हैं समीकरण 1 से, अर्थात समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे। तो ये बनता है हमारे पास में यदि r sin थीटा बटे मैं r cos थीटा करता हूँ तो ये आता है हमारे पास में y अपॉन x। r से यदि r को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो sin थीटा बटे cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसका मतलब होता है हमारा tan थीटा। इसका था tan थीटा इक्वल टू मैं लेकर चल सकता हूँ y अपॉन x, और मुझे वैल्यू चाहिए केवल थीटा की, तो थीटा इक्वल टू आता है tan इनवर्स y अपॉन x। इसका मतलब हमारे पास में दो मान आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। एक तो मान हो गया हमारे पास में r का अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का मान प्राप्त होता है हमारे पास में tan इनवर्स y अपॉन x। इसका मतलब अगर मुझे कार्तीय निर्देशांकों को ध्रुवीय में चेंज करना है और r थीटा का मान निकालना है तो मैं इनको लगा सकता हूँ, और अगर मुझे ध्रुवीय निर्देशांकों को परिवर्तित करना है कार्तीय में तो मैं r और थीटा के मान लेकर x y के मान निकाल सकता हूँ। तो ये तो बात थी हमारी ध्रुवीय निर्देशांकों की। अब हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर रहे हैं यहाँ पर आपके पैरेलल इक्वेशन का, पदीय समीकरण का। वहां तक पदीय समीकरण तक आने के लिए मुझे सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा आपके पास में ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में कोण ज्ञात करना। हमारा पहला टॉपिक लेकर चलते हैं हम, ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के मध्य कोण, अर्थात पोलर लाइन यानी कि हमारे वेक्टर रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में हमको एंगल ज्ञात करना है। एंगल बिटवीन वेक्टर रेडियस एंड टेंजेंट। अब सबसे पहले तो हम ये बात करें कि भाई ये जो एंगल होगा ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा का वो कहाँ स्थित होगा। तो अभी अभी हम जस्ट वापस वहीं उसी जगह पर आते हैं। हमने एक पॉइंट लिया था जिसको हमने बोला था पोल, ध्रुव, और इस ध्रुव से होते हुए हमने एक लाइन खींची थी, ये हमारी इनिशियल लाइन, स्थिर रेखा।
और इस इनिशियल लाइन से थीटा एंगल लेते हुए, थीटा कोण बनाते हुए हमने एक लाइन खींची थी जो कि हमारी वेक्टर रेडियस, ध्रुवांतर रेखा। और इस ध्रुवांतर रेखा पर हमारा एक कर्व बना हुआ था, एक वक्र बना था जो कि बिंदु P पर था। इस बिंदु P से इस वक्र पर यदि एक स्पर्श रेखा खींची जाए, एक स्पर्श रेखा खींची जाए, तो इस ध्रुवांतर रेखा और इस स्पर्श रेखा के मध्य में जो कोण होगा फाई, उसे हम कहेंगे एंगल बिटवीन ध्रुवांतर रेखा एवं टेंजेंट लाइन, यानी ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के मध्य कोण फाई। और इसका मान निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, वो है tan फाई इक्वल टू r d थीटा अपॉन d। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे हम अगर कहें कि r बराबर a1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास में दिया हुआ है, ये वक्र है कोई, कि वक्र r बराबर a1 माइनस कॉस थीटा के का ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के मध्य कोण ज्ञात करो, मध्य कोण ज्ञात करो। तो वही सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि r बराबर a1 माइनस cos थीटा, ये हमको दिया हुआ है, एक वक्र दिया हुआ। तो जैसे ही हमसे बोला गया कि ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के मध्य कोण ज्ञात करो, सीधे हमारे दिमाग में ये लाइन आती है ध्रुवांतर रेखा, ये हमारी स्पर्श रेखा और इनके मध्य में कोण फाई। और इसको मान निकालने के लिए हमारे पास में सूत्र है tan फाई इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr। तो ये सूत्र सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सवाल को हल सभी करते हैं, सही भी करते हैं, लेकिन मार्किंग सबकी अलग अलग होती है। उसका मोस्टली कारण कि हम या तो सूत्र लिखना भूल जाते हैं, या सूत्र को शो करना भूल जाते हैं, या जो लैंग्वेज होती है वो हम लैंग्वेज लिखना ही भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें जब भी इसको सॉल्व करोगे तो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के मध्य कोण का सूत्र। तो ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के मध्य कोण का सूत्र है हमारे पास में tan फाई इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr, और उसको आप बंद करोगे ब्रैकेट में, ताकि आपको एग्जामिनर जो है बिल्कुल शो करे कि नहीं भाई ये इस बच्चे ने सूत्र लिखा है, और इसके आपको अलग से मार्किंग दी जाएगी, जो मोस्टली हम भूल जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हमारे नंबर जो है वो काट लिए गए हैं। तो अब सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि हमारा सूत्र है tan फाई बराबर r d थीटा अपॉन dr, और ये कर्व जो है, जो वक्र हमको यहाँ दिया गया है, वो दिया हुआ है r इक्वल टू a1 माइनस cos थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर फॉर्मूले के अंतर्गत एक चीज दिख रही है कि मेरे पास में tan फाई बराबर r d थीटा अपॉन dr है, और जो मेरी इक्वेशन है r इक्वल टू a1 माइनस cos थीटा, जिसे मैं इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूँ, समीकरण फर्स्ट दे रहा हूँ, उसमें r इक्वल टू a1 माइनस cos थीटा में से मुझे r का मान तो दिख रहा है, लेकिन मेरे पास फिलहाल d थीटा अपॉन dr की वैल्यू नहीं है। तो यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दूं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी थीटा के सापेक्ष यदि मैं इसका अवकलन करता हूं, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन यदि मैं r का थीटा के सापेक्ष अवकलन करता हूं, तो ये तो होता है dr अपॉन d थीटा। अब हम बात करते हैं इसकी a1 माइनस cos थीटा की। तो हम ये जानते हैं कि a जो है वो हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये इसके साथ में, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको जो है a1 माइनस a cos थीटा है, और कांस्टेंट वैल्यू का जो हमारे पास में डिफरेंशिएशन होगा थीटा का, वो होगा 0। तो यहाँ a की जो डिफरेंशिएशन है, a का जो अवकलन है, वो तो हो गया हमारे पास में 0। लेकिन अगर हम a माइनस के a cos थीटा,
यानी कि dy अपॉन डी थीटा का यदि माइनस के a cos थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा की रेस्पेक्ट में, तो आपके माइनस का a, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, अचर वैल्यू है, तो माइनस का a तो यूं की यूं, लेकिन हम ये जानते हैं cos थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है dy बाई थीटा, थीटा की रेस्पेक्ट में वो होता है माइनस के sin थीटा। और ये अंदर वाला माइनस और बाहर वाला माइनस, ये दोनों ही मिलके हो जाते हैं हमारे प्लस, तो हमारे पास में डिफरेंशिएशन होता है a sin थीटा। यानी अब हमारे पास में dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन अगर हम फॉर्मूले को गौर से देखें तो यहाँ जो वैल्यू है वो r डी थीटा अपॉन dr की है, जबकि हमारी जो वैल्यू आई है इक्वेशन सेकंड जो हमारी आई है वो dr अपॉन डी थीटा की है। लेकिन अगर हम इस वैल्यू को उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, तो हमारे पास में ये वैल्यू डी थीटा अपॉन dr हो जाती है। तो डी थीटा अपॉन dr की अगर अपन यहाँ बात करें तो ये इक्वेशन हो जाती है 1 अपॉन a sin थीटा। और इस वैल्यू को अगर हम फॉर्मूले में रखते हैं, फॉर्मूले में अगर हम रखें तो हमारा फॉर्मूला था tan phi इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr, और इक्वेशन थर्ड से यदि मैं वैल्यू को यहाँ पर रखूं तो tan phi r की जो वैल्यू है वो है मेरे पास में a1 माइनस cos थीटा, और ये वैल्यू हो जाती है d थीटा अपॉन dr की a sin थीटा। और इस इक्वेशन से अगर अपन मान को ज्ञात करें तो a से a को कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास में इक्वेशन बचती है tan phi इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। लेकिन हम ये भी जानते हैं cos की एक से होती है भैया जाती दुश्मनी, यानी कि अगर एक के साथ में cos हमें अगर कहीं दिख रहा है तो उस एक को हमको काटना ही पड़ेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ से एक को हटाने के लिए तो हमारे पास में cos के दो फॉर्मूले हैं, तो tan phi में अगर इस वैल्यू को मैं हटाऊं तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मैं इसमें लगा सकता हूँ, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू हमारे होता है फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन बाहर माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो ये जो 1 है पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव मान है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से लेकिन अगर हम बात करें sin थीटा की तो भाई ऊपर तो जो मान है वो बाई 2 थीटा बाई 2 में हो गया है, लेकिन नीचे वाला थीटा ही है, तो इसके लिए भी हमको इस sin थीटा की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऊपर थीटा बाई 2 है तो नीचे भी थीटा बाई 2 ही होना चाहिए। तो इसके लिए मैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 फॉर्म इसमें अप्लाई करता हूँ, तो ये 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 यहाँ पर शामिल होता है। अगर इसे एक से बात करें तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं बेटा कि अगर आप कभी भी यहाँ से 1 को कैंसिल कर रहे हो तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम यहीं पर 2 से इस 2 को भी काट देते हैं और इस साइन से इस साइन को भी काट देते हैं। और अगर ये काम आप एग्जाम में करते आ रहे हो तो आज के बाद करना बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि अगर आप इस तरीके से काटते हो तो ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए आप एक स्टेप अलग से अप्लाई कीजिए और आपके tan phi की जो वैल्यू है वो होगी 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। और अब जाके आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल किया जाएगा और sin से sin को कैंसिल किया जाएगा, तो यहाँ हमारे वैल्यू आती है tan थीटा बाई 2। और अगर हम इसमें से इसका एलिमिनेशन कर दें, विलोप कर दें tan को tan से, तो हमारे पास में phi की वैल्यू रह जाती है थीटा बाई 2, जो कि हमारे पास में आपकी ध्रुवांतर रेखा की वेक्टर रेडियस और इसके स्पर्श रेखा के मध्य में कोण हमको प्राप्त। तो आज हमने सीखा भाई कि ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के मध्य कोण कैसे ज्ञात करते हैं। इसको संक्षिप्त में अगर बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये हमारी स्थिर रेखा की रेस्पेक्ट में हमने खींचा है यहाँ पर थीटा एंगल लेते हुए वेक्टर रेडियस, और वेक्टर रेडियस पर जहाँ कर्व बन रहा है उसको स्पर्श करते हुए जो टेंजेंट खींची गई है
इन दोनों के मध्य का जो एंगल था वो था हमारा फाई, और उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था tan फाई इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr, और उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, या फिर अगर आपका कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे सीधे भी संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर।